हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो चलिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि द्रव्य में 2 वीडियो थ्योरी का होगा और एक वीडियो लगभग इसके क्वेश्चंस और आंसर के होंगे, एमसीक्यू टाइप के। ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो थ्योरी की ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, अगर पार्ट सेकंड वीडियो आ गया होगा तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, पहले देख लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है आपका कि ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है। ठीक है, ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। ये सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, मैटर यानी द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं उसको, तो ये सब भार कहलाते हैं। जैसे हम हैं तो हमारी भी एक भार है। ठीक है दोस्त, आपकी डिवाइस है, मोबाइल है, तो उसमें भी एक भार है। नेक्स्ट है दोस्तों भार तथा द्रव्यमान। ये है क्या चीज़? तो भार तथा द्रव्यमान देखते हैं हम लोग। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, भार किसे कहते हैं कि जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर हमें खींचती है, ठीक है, उसको हम आकर्षित भार कहते हैं, क्योंकि वो खींचते हैं ना, तो इसलिए आकर्षित हो जाएगा और वो भार है। ठीक है, इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है वो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, ठीक है, उसका द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है तथा इसकी इकाई किलोग्राम होती है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। और जो द्रव्यमान होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? सभी जगह कांस्टेंट होती है दोस्तों। जबकि किसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है? भार की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। पृथ्वी के हर एक जगह पर इसकी भार की वैल्यू अलग अलग रहती है। जैसे यूपी में अलग है और दिल्ली बॉम्बे में अलग रहती है। ठीक है, और दोस्तों ये है W बराबर mg। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये संबंध अगर कहें तो एक संबंध है। ठीक है, W क्या है? भार है। M क्या है? द्रव्यमान है। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, W भार है, यम द्रव्यमान है, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनर्जी, यानी जिसे हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऊर्जा क्या चीज़ है? व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, शायद आप रटे भी होंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का ना तो कोई भार होता है और ना ही आकार होता है। ठीक है, यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और ये देखिए आपके नेक्स्ट दिखा द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या है? ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मित होती है। यानी अगर द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के लगभग बराबर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, जो कि समीकरण आप शायद जानते होंगे। ठीक है, E बराबर mc²। ठीक है, ये आइंस्टीन का समीकरण है, E बराबर mc²। ठीक है दोस्त, तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जिसमें E क्या है? उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है, E क्या है? ऊर्जा है। M क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान या M इक्वल टू द्रव्यमान। C क्या है? प्रकाश का वेग, जो कि इसका वैल्यू निश्चित होती है C की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्थाएं क्या क्या हैं? ठीक है, तो दोस्तों द्रव्य की अवस्थाएं देखते हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं निम्नलिखित भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखेंगे इसमें ठोस अवस्था।
ठोस अवस्था क्या है, इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था की क्या होती है, आकार और आयतन जो है निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया और बर्फ़ हो गया, गंधक हो गया आदि, ठीक है। जैसे लोहा है दोस्तों, तो उसकी आकार जो होती है और आयतन होती है वो एक निश्चित होती है, वो छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर के एकदम बंधे होते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा द्रव अवस्था, ठीक है। तो द्रव अवस्था क्या है, लिक्विड स्टेट जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। द्रव की क्या होती है, आयतन तो निश्चित है। अगर ये जैसे मान लिया किसी बर्तन में 1 लीटर द्रव रखिए यानी पानी रखिए, तो वो तो रखिए कि 1 ही लीटर रखिए, लेकिन आप जैसे भी बर्तन में आप उसे रखेंगे वैसे ही वो ढल जाएगी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है बट इसकी आकार अनिश्चित होती है, किसी भी आकार में ढल जाती है। द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पानी या जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पारा, ग्लिसरीन ईटीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग गैस अवस्था, ठीक है। गैस अवस्था क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गैस से सिलेंडर में रखा है तो सिलेंडर पूरी भर जाएगी, ठीक है दोस्त। तो सिलेंडर के आकार की हो जाएगी, अंदर जितना भी खाली पड़े पाएगा वहाँ पर गैस भर जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या हैं, गैस हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चूँकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है अतः तरल पदार्थ फ्लूइड भी कहा जाता है। चूँकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है, ठीक है। द्रव भी बह सकता है और गैस भी बह सकता है, ठीक है। इन्हें तरल पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है, इसके कारण से। उसके बाद जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। उदाहरणता के लिए देखा जाए सामान्य ताप पर जल द्रव रहता है, द्रव अवस्था में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर देखा जाए तो बर्फ़ बन जाता है जो कि ठोस के रूप में होता है, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह गर्म कर दिया जाए तो वह वाष्प बन जाएगा जो कि गैस का रूप बन जाता है, ठीक है। तो जल हमारा तीनों रूपों में पाया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप जैसे बना सकते हैं, अगर फ्रिज में रख देंगे या फिर वो बर्फ़ जम जाएगा तो ठोस अवस्था में हो जाएगा। उसके बाद हम प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा भी एक है, ठीक है दोस्त। अभी तक आप शायद 3 ही पढ़े थे, लेकिन एक प्लाज्मा भी है जो कि चौथी अवस्था है, ठीक है दोस्त। तो चौथी अवस्था क्या है, द्रव की वह अवस्था है, यह सर्वविदित है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश भाग आयनित अवस्था में पाया जाता है, यही आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। आयनीकृत अवस्था जो होती है प्लाज्मा कहलाती है, जिसमें आयन होते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने वाले निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मा जो है इसका उपयोग जिसमें आयनित होता है, यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग ऊष्मानाभिकीय शक्ति और विद्युतीय शक्ति के लिए हो सकता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट, प्लाज्मा के कारण ही क्या होती है, सूर्य और तारों में चमक होती है दोस्तों। ये आप रट लीजिए, ठीक है, काफ़ी बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट पॉइंट्स, ठीक है। नोट पॉइंट्स आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। भौतिक की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहलाती है, ठीक है। भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है, यानी विद्युत बनाने के लिए प्लाज्मा का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ठीक है। नियॉन बल्ब में या फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। यह द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था है। ये 5वीं ज्ञात अवस्था भी है, अभी तक आपने 4 देखा, ये 5वीं है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। यह भी ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत देखी जा सकती है।
द्रव्य की प्रथम 3 अवस्थाएं ही सामान्यतः देखी जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्था जो कि आप पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस, यही देखी जा सकती है। बाकी सभी अवस्थाएं अभी नहीं देखी जा सकती। जैसे प्लाज्मा है वो देखी नहीं जा सकती, ठीक है। अब नेक्स्ट है द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, ठीक है। द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है। जो इसकी परिवर्तन होता है द्रव्य की अवस्था, जैसे ठोस से गैस में परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या होता है, अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है, ठीक है। जब अणु जो है गति करते हैं तो जैसे जल है तो थोड़ा नॉर्मली अणु जो है दूर दूर थोड़ा होते हैं, यानी कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट के, यानी कि जो धातुएं वगैरह होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उससे जो जल होती है, जल में अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में उससे भी दूर दूर होते हैं। गैस में क्या करती है, गतिज रहते हैं, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि बर्फ़ से जल, जल से फिर वाष्प, ठीक है। तापमान में और अधिक वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं, ठीक है। द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं तथा द्रव्य क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित होता है, ठीक है। क्या क्या करके प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित होता है द्रव्य एक अवस्था से अपनी दूसरी अवस्था में। तो दोस्तों पहला होता है गलन, यानी जिसको हम मेल्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं, गलन, ठीक है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यह प्रक्रम गलन कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। अगर अशुद्धि है तो उसमें क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है। यानी देखिए, वह निश्चित ताप की बात कर रहा है, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव्य क्या करती है, अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उस तापमान को क्या करते हैं, गलन, ठीक है, मेल्टिंग तापमान, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना लिक्विड स्टेट, यानी द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था, लिक्विड स्टेट, वही दोबारा आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, उस द्रव को हिमांक कहलाता है, ठीक है। यानी जो हमारा क्या है, जल है, ठीक है। जल जो है जम कर अगर ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ बन जाती है जिस तापमान पे, ठीक है, जितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस तापमान को हम कहते हैं हिमांक, ठीक है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। अगर अशुद्धि में इसमें मिला दें तो हिमांक की टाइम जो होती है वो घट जाती है। यानी अगर जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया तो वो बर्फ़ बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वथन, ठीक है। क्वथन जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव को क्वथनांक कहते हैं तथा यह प्रक्रम क्वथन कहलाता है, ठीक है दोस्त। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी जल है, वह ताप जिस पर जल जो है उबलना शुरू हो जाता है, जो कहते नहीं खौल रहा है, ठीक है, अथवा गर्म करने पर जिस ताप के द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथन, उस मतलब द्रव का क्वथनांक, जितना ताप पर ये उबल रहा है, ठीक है, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथन, ठीक है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें
तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तथा द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है। अतः पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। पहाड़ों पर क्या होता है, जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। ठीक है, इसका रीजन आपने देख ही लिया। सेकेंड नंबर पे आपका है प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर नहीं जा सकती, इस कारण कुकर में जल पर दाब बढ़ जाता है, अतः जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, कुकर में उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्र ही गल जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी और जैसे भगोना वगैरह हो गया, अगर आप इसमें दाल को पका रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कुकर में कोई भी सामान बना रहे हैं तो वो गलेगा जल्दी। क्यों गलेगा, रीज़न यही है, देख लीजिए, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुकर में उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्र से गल जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में जल की क्या होती है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसके बाद में आता है आपका वाष्पन। ठीक है, वाष्पन क्या है, किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी भी ताप पर, जो भी ताप हो, ठीक है, उस ताप पर द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल, ठीक है, तथा वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है वाष्पन। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उन्हें गर्म करो, ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट बिना द्रव हुए वो गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो नौसादर, कपूर, आयोडीन इत्यादि हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है। ठीक है दोस्त, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी आपको टॉपिक मिलेगा कल अगले पार्ट में। ठीक है, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। द्रव्य क्या कहता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, इन कणों को अणु कहते हैं। नेक्स्ट है एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्यों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही द्रव्य के जो अणु होते हैं वो गुणधर्म के हिसाब से समान होते हैं, उनके गुणधर्म, और अगर अलग अलग द्रव्य के अणु के गुणधर्म देखें तो उनकी अलग अलग, ठीक है, गुणधर्म होंगे। नेक्स्ट है द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। द्रव्य के अणु जो होते हैं वो कुछ कुछ दूरी पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्थान होता है इनके बीच की दूरी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं द्रव्य की अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा होती है उनमें। ठीक है, इस आकर्षण बल को ससंजक बल, ठीक, कहते हैं। यह ससंजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। ससंजक बल जो चिपके रहते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है दोस्त, ससंजक बल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो चिपके रहते हैं, ठीक है, अच्छे से, वो ससंजक बल है। नेक्स्ट है द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, इसके कारण इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मामूली बात है, अगर वो गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी। फिर उसके बाद द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर ताप हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अणु की क्या होगी, गतिज ऊर्जा और तेज़ बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।